let us now hear from a patient who, regarding the financial aspects of dealing with the medications. The patient has uh, wished to remain anonymous, so over to you. So, very good evening to everyone, and I'm really sorry for not disclosing my identity. तो सभी पैनलिस्ट को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मेरा पीएच का मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी है। मुझे 8.5 साल से इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है। जब यह डायग्नोस हुआ था तो मुझे बहुत ब्रेथलेसनेस और कफ होता था, और सबसे पहले मुझे ट्रीटमेंट्स एम्ब्रिसेंटन और टाडालाफिल दिया गया था। इस थेरेपी से मैं काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, डेली रूटीन और जॉब सब कुछ कर पाती थी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो एक बहुत ही रेयर बीमारी है। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस सुन के मैं और मेरी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे। हमें डॉक्टर ने कहा था कि अगर एम्ब्रिसेंटन और टाडालाफिल इसका इफेक्ट कम हो जाएगा तो लंग ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन। इस वजह से हम सब ने इस पे रिसर्च करना चालू कर दिया। मेरा भैया जो यूएस में है उसने पीएच सपोर्ट ग्रुप और उसके मीटिंग्स अटेंड करना चालू किया, और वहां उसने देखा कि जो पीएच पेशेंट्स हैं वो एम्ब्रिसेंटन और टाडालाफिल के अलावा प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स दवाइयां लेते हैं और उनकी लाइफ काफी अच्छी है। और बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स पढ़ के हमें लगा कि प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स एक अच्छा ऑप्शन है टू अवॉइड ट्रांसप्लांट। पर दिक्कत ये थी कि ये ड्रग्स इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। नॉन अवेलेबिलिटी के वजह से डॉक्टर्स ने इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स पेशेंट पर देखे नहीं थे, हेंस वो पेशेंट्स को ये ऑप्शन नहीं दे पा रहे थे। तो ग्लोबली एक पीएच एसोसिएशन .org वेबसाइट है जहां इंडिया के सिर्फ 3 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड थे, जिनमें से एक थे डॉक्टर प्रशांत बोबाटे। तो बोबाटे सर ने पीएच में फेलोशिप की है कनाडा से, जहाँ पे प्रोस्टासाइक्लिन अवेलेबल है और रूटीनली यूज भी किया जाता है। इसलिए हम बोबाटे सर से मिले एंड उनसे पूछा कि ये ड्रग्स कितने इफेक्टिव हैं और इन्हें कैसे अवेलेबल किया जा सकता है। तो सर ने ये बताया कि प्रोस्टासाइक्लिन ड्रग्स जो है वो एक एक्सीलेंट मेडिसिन है, और उन्होंने काफी पेशेंट्स देखे हैं जो काफी साल से इन दवाइयों पर हैं। सर ने ये भी कहा कि इससे वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर सर ने हमें समझाया कि प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स में 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला इपोप्रोस्टेनॉल, जो काफी अनस्टेबल है और आजकल यूज नहीं होता। दूसरा है आइलोप्रोस, जो वेंटाविस के नाम से जाना जाता है, ये एक इनहेलेशनल फॉर्म है। तीसरा है ट्रेप्रोस्टेनिल, जो आईवी या सबक्यूटेनियस या ओरल फॉर्म्स में अवेलेबल है। और चौथा सेलेक्सिपैक, जो ओरल टैबलेट्स आती है। तो सर ने ये बताया था कि ट्रेप्रोस्टेनिल और सेलेक्सिपैक ये दोनों दवाइयां सबसे बेस्ट है, बट करंटली सिर्फ आइलोप्रोस्ट का सोर्स अवेलेबल है। तो डायग्नोसिस के अराउंड 4.5 साल बाद मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, और तब हमने सर से सलाह ली और फिर सर ने हमारी मदद की और वेंटाविस हमने चालू किया। इसके लिए एक इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन का पर्सनल लाइसेंस चाहिए होता है, जो ऑनलाइन मिल जाता है। अब वेंटाविस जो है ये पोर्टेबल नेबुलाइजर से लेना पड़ता है। ये स्टार्ट करते ही मेरी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई थी और मैं अपना डेली रूटीन और जॉब अच्छे से कर पा रही थी। पहले ये बहुत महंगा था, और लेकिन अभी रिसेंटली जब मैंने पूछा तो काफी अफोर्डेबल हो गया है ये ट्रीटमेंट। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीटमेंट मैं अभी नहीं यूज कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल तक वेंटाविस ने के वजह से मेरा बहुत अच्छा रूटीन था। लेकिन फिर एक फैमिली फंक्शन में मुझसे काफी एक्सर्शन हो गया, जो अराउंड 1 मंथ एक्सर्शन हुआ था। तो उस वजह से मेरी तबीयत वापस काफी बिगड़ गई थी। मुझे जॉब क्विट करना पड़ा, मैं बेड रेस्ट पे आ गई, और फिर वेंटाविस का डोज बढ़ा के उसके साथ कंटिन्यूस ऑक्सीजन लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो तब फिर से हमने बोबाटे सर से सलाह ली। उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि ट्रिप्रोस्टिनल सेलेक्सिपैक मेडिकल ऑप्शन, या फिर सर्जिकल ऑप्शन ट्रांसप्लांट, या फिर पॉट। तो मैंने और मेरे फैमिली ने डिसाइड किया था कि सर्जरी हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा,
जब सारे मेडिसिन के ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले सेलेक्सिपैक का इंतजाम हो पाया था, पर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। बीपी काफी फॉल हो गया था, नौशिया वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत वीकनेस बढ़ गई थी। फिर अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ट्रीप्रोस्टेनिल। तो बहुत लोगों से कांटेक्ट करने के बाद हमको कैसे भी करके वो अवेलेबल हो पाया। तो फिर हमने अभी कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट हुए और बोभाटे सर के गाइडेंस में ये ड्रग स्टार्ट किया। तो पेशेंट की कंडीशन और वेट देखने के बाद डोज डिसाइड किया जाता है और इसे स्लोली 0 से लेके वो डोज तक लाया जाता है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इससे ये इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ मैं बताती हूँ। मेरा हॉस्पिटल स्टे ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन का था। मेरा प्रो बीएनपी लेवल्स, जो हार्ट फेलियर का एक इंडिकेटर है, वो चेक किया था, तो वो ड्रॉप हो गया था 10,000 से 2,500। मेरा ट्रीटमेंट चालू होने के 2 से 3 दिन में ही मुझे इतना एनर्जेटिक फील होने लग रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मैं हॉस्पिटल में व्हील चेयर पे आई थी और डिस्चार्ज के वक्त चल के जा सकूं, इतनी एनर्जी मुझ में आ गई थी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज मैंने खुद में देखा। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि प्रोस्टासाइक्लिन्स ने हमेशा मेरी मदद की है एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाने में। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं प्रोस्टासाइक्लिन, सॉरी, ट्रीप्रोस्टेनिल की बॉटल है, डिलीवरी मशीन और इंजेक्शन साइट है। एक्चुअली ट्रीप्रोस्टेनिल के लिए स्पेशल पंप आता है, लेकिन इंडिया में दवाई ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए पंप भी नहीं मिलता। तो हम लोगों ने इंसुलिन पंप यूज किया है। अभी मैं बताना चाहूंगी कुछ पेशेंट स्टोरीज, और ये दूसरी लिंक है आर्टिकल्स की, जो दिखाती हैं कि कितने सारे लोगों को प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स लेने के बाद उनकी लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कितना ड्रास्टिक चेंज उन्होंने महसूस किया है। बहुत सारे ड्रग्स की खोज भी जारी है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये कुछ नाम हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 3 पे जा चुके हैं। इस वेबिनार के माध्यम से मैं सारे डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो ट्रीप्रोस्टेनिल आइलोप्रोस को इंडिया में लाने के लिए अपने अब्रॉड वाले दोस्तों से बात करें, सो दैट ये दवाइयां अफोर्डेबल प्राइसेस में उपलब्ध हो। तो अंत में बस इतना ही कहना है सबसे कि अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करें, आराम करें, डॉक्टर्स की सलाह माने, ट्रीटमेंट विल बी अवेलेबल, we just have to buy time. Be strong in your mind and be optimistic. Thank you very much.